हेलो फ्रेंड्स। आज देखिए हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, राइट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम विशाल देवर्सी and I am passed out from IIT BHU 2002 batch, and I have been teaching physics and mathematics for last 20 years, and I have taught at all levels like IIT JEE levels and graduation, post-graduation. I have also taught students for IIT JAM and CSR NET in physical sciences, and I have taken some topic of mathematical sciences also. तो आज हम लोग ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम। इसमें देखिए काफ़ी सारा टॉपिक आएगा, जैसे कि वी विल बी डिस्कसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम लोग कोरियोलिस फोर्स भी डिस्कस करेंगे, सर्कुलर मोशन का भी डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स भी देखेंगे क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और कुछ कॉमन फिनोमेना जैसे कि बैंकिंग ऑफ रोड्स क्यों करते हैं हम लोग, फिर इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन एपरेंट वेट जी पे क्या इफेक्ट पड़ा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और फिर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग। ठीक है, एस.सी. वर्मा का जो सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर है वो पूरा उसका सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सब टॉपिक रहेगा इसके अंदर, इट्स प्रीटी बिग टॉपिक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम। अच्छा, बिफोर आई बिगिन, आपको याद हो कि हम लोगों ने एक काफ़ी लंबा डिस्कशन किया था सूडो फोर्स के ऊपर। सूडो फोर्स पे काफ़ी डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि सूडो फोर्स कब लगाते हैं और किस डायरेक्शन में लगाते हैं, क्या उसका मैग्नीट्यूड होता है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया था हम लोगों ने देखा था कि सूडो फोर्स कैसे एक मैनिपुलेशन है, कैसे ये फोर्स जो है एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ कोरिलेट करने में हमें हेल्प करता है, और कैसे फोर्स रियल नहीं है, ये भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। बट वो डिस्कशन अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम लोग को दो काफ़ी इम्पोर्टेंट सूडो फोर्स पढ़ना है, एंड दैट इज़ कोरियोलिस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोरियोलिस और सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही सूडो फोर्स है, तो वो पूरा जब तक नहीं हम लोग करेंगे तब तक वो सूडो फोर्स का जो टॉपिक है वो इनकम्प्लीट है। तो आज हम लोग ये दोनों फोर्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, देखिए जो शुरू के लेक्चर्स में हमने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था आपको कि यू हैव ए वेज एंड यू हैव ए मास m, आपको याद हो, अगर नहीं तो उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए वीडियो जो सूडो फोर्स वाला है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कि दो ऑब्जर्वर हम लोग ले रहे थे वहाँ पे। एक ऑब्जर्वर हमने ये लिया था, ठीक है, और एक यहाँ ऑब्जर्वर लिया था हम लोगों ने, ये O1 था और ये O2 था। और हम लोगों ने देखा था कि ये दोनों ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। पहली बात, ये इनर्शियल ऑब्जर्वर था क्योंकि ये सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे था, अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे था। हम लोग वहाँ पे अर्थ को इनर्शियल मान रहे थे। हम लोग वहाँ पे जब ये सवाल किए थे तो अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान रहे थे। ठीक है, और हालांकि आइडियली अर्थ जो है इनर्शियल फ्रेम नहीं है, अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम है। अर्थ जो है 24 आवर्स में 2 पाई रेडियन घूम जाता है। तो कायदे से कोई भी फ्रेम जो अर्थ से अटैच्ड है वो रोटेटिंग फ्रेम है, वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है। रोटेटिंग फ्रेम में आप समझ रहे हैं, कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है आपका, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे आप या कोई फ्रेम अटैच कर देंगे, तो वो फ्रेम जो है वो नॉन इनर्शियल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि चूंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, तो ये जो भी फ्रेम लेंगे या जो भी बॉडी लेंगे अर्थ के ऊपर, वो भी एक तरह से सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, और सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा चेंज होता रहेगा। तो उस केस में एनी फ्रेम अटैच टू अर्थ और एनी बॉडी ऑन द अर्थ विल नॉट बी कॉल्ड इनर्शियल आइडियली। लेकिन हम लोगों ने अभी तक जितना भी सवाल किया है उसमें हम लोगों ने अर्थ को इनर्शियल मान के चले हैं हम लोग। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे अर्थ को इनर्शियल मानने से यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि कब प्रॉब्लम आ जाएगा, कब अर्थ को इनर्शियल, कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे अर्थ को इनर्शियल मानने से दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, और उस केस में क्या रिमेडी है वो हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, तो जब ये सवाल किया था हमने
तो ब्रीफली आपको रिकैप करवा दे रहे हैं। तो जो सवाल किया था हमने ये वाला, तो हमने देखा था कि उस समय अर्थ को इनर्शियल मान रहे थे, तो चूंकि ऑब्जर्वर O1 जो है ही वॉज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ही वॉज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो हमने O1 को भी इनर्शियल माना था। और O2 चूंकि वेज के ऊपर लाई कर रहा है, वेज से अटैच्ड है, और ये वेज जो है एक इसका एक्सेलरेशन कैपिटल है बैकवर्ड डायरेक्शन में था, ठीक है। तो उस केस में O2 जो है एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे खड़ा है जो एक्सेलरेट कर रहा है पीछे की डायरेक्शन में, तो O2 इस एक्सेलरेशन को इनहेरिट करेगा, क्योंकि वो वेज के ऊपर है, ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन को इनहेरिट करेगा। तो O2 वाज नॉन इनर्शियल, O2 नॉन इनर्शियल था, ठीक है, O2 नॉन इनर्शियल था। तो O1 वाज इनर्शियल, O2 वाज नॉन इनर्शियल। और न्यूटन्स लॉ जो है इट होल्ड्स ओनली फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर। न्यूटन्स लॉ जो है सिर्फ O1 के लिए होल्ड करेगा। O1 जो है अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसको फोर्सेस के साथ कोरिलेट कर पा रहा था, बट ये चीज O2 के लिए ट्रू नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप देखें कि जैसे O1 क्या देख रहा है, O1 का ऑब्जर्वेशन क्या है, O1 जो है वेज को पीछे जाता हुआ देख रहा है, और इसके लिए क्या देख रहा है, ये वेज के साथ साथ पीछे जा रहा है और वेज के रिस्पेक्ट में स्मॉल से एक्सेलरेट कर रहा है। ये पूरा सवाल हमने काफी डिटेल में किया था। सूडो फोर्स का 2 वीडियो बड़ा है, सूडो फोर्स एंड सूडो फोर्स कंटिन्यूड करके, तो उसको आप जरूर देख लीजिए बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर, तभी आपको क्लियर रहेगा ये वाला, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम अथवा कॉन्सेप्चुअल होता है, तो इसके पहले जो प्री रिक्विजिट्स है, जो पहले आपको ये सब जो सूडो फोर्स के टॉपिक हैं वो पूरा आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। देन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन कंप्लेन टू मी कि भाई तुम समझा नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो अगर वो पढ़ लेते हैं आप फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कुछ बोल सकते हैं, और नहीं पढ़े हैं तो फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और निश्चित तौर पर नहीं समझ में आएगा अगर नहीं पढ़े तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस है। इनर्शियल क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वेज को पीछे के डायरेक्शन में एक्सीलरेट होता हुआ देख रहा है, और ये मास के लिए जो ब्लॉक है उसके लिए क्या देख रहा है, वेज के साथ साथ ये जो ए है वो वेज से वो इनहेरिट कर रहा है स्मॉल ब्लॉक, और एक वेज के रिस्पेक्ट में भी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हमने ये देखा था कि O1 जो है ये सारा ऑब्जर्वेशन को न्यूटन सेकंड लॉ से कोरिलेट कर पा रहा था। वो मतलब जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाए थे जो रियल फोर्स से लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये आराम से इक्वेशन लिख रहा था, और इसका ऑब्जर्वेशन बड़ा जस्टिफाई हो रहा था न्यूटन सेकंड लॉ से, जस्टिफाई हो रहा था, न्यूटन सेकंड लॉ उसको एक्सप्लेन कर पा रहा था इसका ऑब्जर्वेशन को। लेकिन ये सेम चीज O2 के लिए ट्रू नहीं था। O2 देखिए क्या ऑब्जर्व कर रहा है, O2 देख रहा है कि ये वेज रेस्ट पे है, बट वेज पे एक फोर्स लग रहा था, समझ। अगर वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अगर आप, ठीक है, वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वेज पे क्या क्या फोर्स लग रहा था, एक mg लग रहा था, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, और इसको हमने R लिखा था उस समय, और एक ब्लॉक जो है नॉर्मल रिएक्शन N लगा रहा था। तो हम देख रहे हैं कि N का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है N sin थीटा, बट स्टिल O2 जो है वेज को रेस्ट पे पा रहा है। मतलब ये एक एक्सेलरेशन, एक फोर्स दिख रहा है हम लोग को N sin थीटा इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बट स्टिल O2 जो है वेज को रेस्ट पे पा रहा है। और वो जाहिर सा बात है क्योंकि O2 उस वेज के ऊपर लाई कर रहा है, वेज का सारा मोशन इनहेरिट कर रहा है। जो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है वो उसके सारे मोशन को इनहेरिट करता है, और चूंकि वो सारे मोशन को इनहेरिट करता है इसलिए कभी भी वो अपने फ्रेम का मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। वो ये एक सत्य है। मतलब कोई भी ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में रहेगा उस फ्रेम के सारे मोशन को इनहेरिट करेगा, और चूंकि वो सारे मोशन को इनहेरिट करेगा इसलिए कभी भी वो मोशन अपने फ्रेम में नहीं देख पाए। जैसे हम लोग अर्थ पे हैं, तो अर्थ क्या है, अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो ये पूरा जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन हो रहा है वो सारा हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं। ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो है वो हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं, और चूंकि हम लोग उस मोशन को इनहेरिट करते हैं इसलिए कभी भी हम लोग अर्थ को रोटेट करता हुआ या रिवॉल्व करता हुआ नहीं पाते हैं, ठीक है। हम लोग कभी भी अर्थ का रोटेशन या रिवॉल्यूशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग उस मोशन को इनहेरिट करते हैं। जैसे आप किसी ट्रेन में होते हैं तो ट्रेन का सारा मोशन इनहेरिट करते हैं, तो कभी भी आप ट्रेन में बैठ के ट्रेन का मोशन नहीं देख पाइएगा, आप ट्रेन का मोशन नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो यहां भी वही हो रहा है। O2 जो है वेज से अटैच था, तो O2 चूंकि वेज से अटैच था तो वेज का सारा मोशन इनहेरिट कर रहा है, ठीक है।
अब O2 का ऑब्जर्वेशन देखिए एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। O2 क्या देख रहा है, n sin थीटा एक फोर्स लग रहा है, बट उसके अंदर वेज के अंदर कोई मोशन नहीं देख रहा है वो। मतलब फोर्स तो देख रहा है वो, लेकिन कोई एक्सेलरेशन इसमें होता हुआ नहीं देख रहा है। तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जो होता है उसका डेस्टिनी है कि वो न्यूटन सेकेंड लॉ का वायलेशन देखेगा। वो न्यूटन सेकेंड लॉ का वायलेशन नहीं है, इनफैक्ट न्यूटन सेकेंड लॉ मेक्स इट वेरी क्लियर कि द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। लॉ जो है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, तो फेलियर ही भी नहीं कर सकते हैं। फेलियर तो तब होता है जब ये बोलता है कि हाँ हम यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं और फिर नहीं अप्लाई होता। ठीक है, अच्छा ये क्यों ऐसा हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि देखो जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ, इसमें जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, फोर्स साइड, ये ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट होता है। ये ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि फोर्स क्या है? फोर्स इंटरैक्शन का आउटकम है और इंटरैक्शन किसी ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लो हम इस डायरेक्शन में जाएं और वॉल को हिट कर जाए, तो वॉल को हिट करेंगे तो हमको चोट लगेगा, तो चोट लगेगा तो सबको दिखेगा। कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि हमको चोट नहीं लगा है, क्योंकि चोट लगना क्या है? हमारा वॉल का इंटरैक्शन है, जो दीवार है उससे हम इंटरैक्ट किए और उसका इंटरैक्शन का आउटकम है कि हमको चोट लगा है। ठीक है, तो इंटरैक्शन एक फिजिकल रियलिटी होता है, तो वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं होता है। वेयरएज राइट हैंड साइड जो है, एक्सेलरेशन साइड है, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। ये आपका ऑब्जर्वर मतलब एक ही बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन मोशन कैरेक्टराइज कर रहा है। एक्सेलरेशन जो है मोशन को कैरेक्टराइज कर रहा है, और मोशन इज रिलेटिव, मोशन रिलेटिव है। एक ही बॉडी को एक ऑब्जर्वर कहेगा रेस्ट पे है, एक ऑब्जर्वर कहेगा मूविंग है। एक ही बॉडी में एक ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन ऑब्जर्व कर सकता है, दूसरा कहेगा एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कोई यही वेज को देख लो, O1 जो है वेज को एक्सेलरेट होता हुआ देख रहा है, O2 कह रहा है वेज में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, O2 वेज के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जो भी क्वांटिटी मोशन को कैरेक्टराइज कर रहा है, वो क्वांटिटी ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होगा। फोर्स मोशन कैरेक्टराइज नहीं कर रहा, फोर्स इंटरैक्शन को कैरेक्टराइज कर रहा है। फोर्स जो है इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इंटरैक्शन ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक साइड क्या है? ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है, वो इंटरैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और राइट हैंड साइड ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड कोई भी आप ऑब्जर्वर ले ले, चाहे O1 ले या O2 ले, लेफ्ट हैंड साइड चूंकि इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो O1 O2 इंटरैक्शन सिमिलर वे में ऑब्जर्व करेगा। O1 O2 जो इंटरैक्शन सिस्टम के अंदर हो रहा है उसको सेम तरीके से होता हुआ देखेगा। तो O1 O2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं देखेगा, O1 O2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है। लेकिन राइट हैंड साइड जो है ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। तो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, तो ऐसे केस में ये इक्वेशन किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए ही होल्ड कर सकता है। जहां पे लेफ्ट हैंड से ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है और राइट हैंड से ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, तो एक ही फोर्स जो लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स किसी भी बॉडी पर लग रहा है, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ना कि सेम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू m into A1, वेयर A1 इज ऑब्जर्वेशन मेड बाय O1, एंड सेम फोर्स इज इक्वल टू m into A2, वेयर A2 इज द एक्सेलरेशन ऑब्जर्व्ड बाय O2। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अगर O1 O2 डिफरेंट ऑब्जर्वर है, O1 O2 डिफरेंट ऑब्जर्वर है, तो वो सेम बॉडी के अंदर अलग अलग एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेगा। तो सेम जो f है वो इट कैनॉट बी इक्वल टू m into A1 एंड सेम f कैनॉट बी इक्वल टू m into A2, इट कैनॉट हैपन। सो दिस इक्वालिटी विल होल्ड गुड ओनली फॉर वन ऑब्जर्वर, और उस ऑब्जर्वर को हम लोग इनर्शियल बोलते हैं। ठीक है, उसी ऑब्जर्वर को हम लोग इनर्शियल बोलते हैं। तो कई बार हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और इनर्शियल ऑब्जर्वर को डिफाइन भी करते हैं। द ऑब्जर्वर फॉर हुम न्यूटन सेकेंड लॉ होल्ड्स गुड इज कॉल्ड इनर्शियल ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये आपका जो इक्वेशन है, ये किसी एक ऑब्जर्वर के लिए ही होल्ड कर पाएगा, और वो जिस ऑब्जर्वर के लिए होल्ड करता है उसको हम लोग इनर्शियल ऑब्जर्वर बोलते हैं। और यही f जो है
it cannot be equal to m into a non-inertial. A in is observation of acceleration or acceleration observed by inertial observer. Acceleration of the body observed by inertial observer. And A non is basically acceleration of the body observed by non-inertial observer. तो ये क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि A in जो है और A नॉन इनर्शियल जो है वो डिफरेंट है. ये दो ऑब्जर्वर सेम फिनोमेना सेम है, बॉडी सेम है, तो बॉडी सेम है, फ्री बॉडी डायग्राम भी सेम है, आपका ऑफकोर्स सेम ही रहेगा. इंटरेक्शन का आउटकम है तो इंटरेक्शन तो सेम है ना. इंटरेक्शन ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता नहीं, इंटरेक्शन आपस के बॉडीज पे डिपेंड करता है या कोई एक्सटर्नल सोर्स जो फोर्स लगा रहा है उस पर डिपेंड करेगा. इंटरेक्शन किसी ऑब्जर्वर स्पेसिफिक ऑब्जर्वर डिपेंडेंट चीज है नहीं. तो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड अलग अलग है. यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म हो सकते हैं जो यहाँ नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म हो सकते हैं जो यहाँ नहीं है. जैसे आप देखिए O1 जब ऑब्जर्व करेगा तो वो A को भी ऑब्जर्व करेगा, तो O1 के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल A दिखेगा आपको, लेकिन वही चीज जो O2 ऑब्जर्व कर रहा है वो कैपिटल A मिसिंग है, कैपिटल A मिसिंग है. ठीक है, जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे टर्म मिसिंग होंगे जो यहाँ दिख रहे हैं. ठीक है, तो उस केस में ये इनइक्वालिटी हो जाता है, ये नॉट इक्वल रहेगा. ठीक है, ये इसके इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा. कुछ ऐसे टर्म जो है जो यहाँ है और यहाँ नहीं है, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो O1 कर रहा है और O2 नहीं कर रहा है. O1 जैसे कैपिटल A ऑब्जर्व कर रहा है, O2 कैपिटल A ऑब्जर्व नहीं कर रहा है. तो ये ऑफकोर्स ये मैथमेटिकल इक्वालिटी तो दोनों होल्ड नहीं कर सकता है ना. अगर होल्ड करेगा तो इन दैट केस A in विल बी इक्वल टू A नॉन इनर्शियल, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट ट्रू. कभी भी एक बॉडी का ऑब्जर्वेशन जब करेगा दो ऑब्जर्वर, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल, तो उन दोनों का ऑब्जर्वेशन में फर्क होगा. ठीक है, तो वो फर्क यहाँ पे दिखता है हम लोग को. तो यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म मिलेंगे जो यहाँ मिसिंग रहेंगे, इसलिए इनइक्वालिटी है. अब अगर मान लो हमें इक्वेशन नॉन इनर्शियल के ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लिखना है, सपोज करो हमें इक्वेशन नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लिखना है, या फिर हमें मान लो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को न्यूटन सेकेंड लॉ से कोरिलेट करना है. कई बार नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन सिंपल होता है. ठीक है, इनर्शियल ऑब्जर्वर की तुलना में नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन सिंपल होता है. तो उस केस में हम लोग हमेशा ही एक ऐसे जुगाड़ का तलाश करते हैं कि हम लोग नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन जो एक्सेलरेशन ऑब्जर्व कर रहा है किसी भी बॉडी में, उसको हम फोर्स के साथ कोरिलेट करते हैं. मतलब हम कोशिश करते हैं, हमेशा एक जुगाड़ में रहते हैं कि किसी तरह से हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई कर दे, या नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम न्यूटन सेकेंड लॉ लिख पाए. तो वो नहीं लिख पा रहे. क्यों नहीं लिख पा रहे? क्योंकि कुछ ऐसे टर्म यहाँ है जो यहाँ मिसिंग है. तो ऑप्शन क्या है? अगर इसको इक्वालिटी बनाना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन है? या तो जो टर्म यहाँ पे है और यहाँ नहीं है उसको हम लोग यहाँ लिख दें, वो टर्म जो यहाँ पे है और यहाँ से मिसिंग है उसको यहाँ लिख दें. यहाँ लिख देंगे तो इक्वालिटी हो जाएगा. बट ये वाइज नहीं है, इट्स नॉट वाइज थिंग टू डू. कभी भी किसी ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को चेंज करना वाइज नहीं होता है. आप समझ रहे हैं बात क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, जो टर्म ऐसे टर्म है जो यहाँ से मिसिंग है, उस टर्म को उठा के यहाँ पे ऐड कर दे. ऐड कर देंगे तो मैथमेटिकली ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा, तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड करने लगेगा. लेकिन यहाँ पे कोई टर्म ऐड करना, यहाँ पे कोई टर्म ऐड करना, इट अमाउंट्स टू चेंजिंग द ऑब्जर्वेशन मेड बाय ऑब्जर्वर. यहाँ पे कोई, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड है ऑब्जर्वर साइड, राइट हैंड साइड जो है वो ऑब्जर्वर साइड है. तो कोई भी चीज को राइट हैंड साइड में लिखना यानी कि यू आर चेंजिंग द ऑब्जर्वेशन मेड बाय ऑब्जर्वर, और वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, वो वाइज भी नहीं है. फिजिक्स कभी भी इस चीज को सजेस्ट या एडवाइज नहीं करता है. क्यों? क्योंकि देखो कोई ऑब्जर्वर जो कुछ भी ऑब्जर्व करता है वो हमेशा उसके प्रति ट्रूथफुल होता है. जैसे अगर मान लो हम लोग अर्थ पे हैं और हम लोग अर्थ को रोटेट करता हुआ नहीं देख रहे हैं या रिवॉल्व करता हुआ नहीं देख रहे हैं, तो एक्चुअली हम लोग रोटेट करता हुआ नहीं देख रहे हैं. हम कहीं से भी गलत चीज नहीं बोल रहे. जैसे हम कभी भी अर्थ को घूमता हुआ नहीं देखते हैं या सन के अराउंड रिवॉल्व करता हुआ नहीं देखते हैं. तो ये ऑब्जर्वेशन हमारा आज भी है, ये ऑब्जर्वेशन हमारा आज भी यही ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग अर्थ को रोटेट या रिवॉल्व करता हुआ नहीं देखते हैं. हम लोग यही देखते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट.
सन सुबह सुबह ईस्ट में रहता है और घूमते हुए जाके फिर वेस्ट में शाम में हो जाता है, रात में गायब रहता है, अब फिर दूसरे दिन सुबह पाया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा आज भी ऑब्जर्वेशन है। तो किसी ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन को चेंज करना इज नॉट वाइज थिंग टू डू इन फिजिक्स, राइट। आई टोल्ड यू द स्टोरी रिगार्डिंग कोपरनिकस। कोपरनिकस वो टोल्ड पीपल कि भाई अर्थ जो है घूम रहा है, इट्स रोटेटिंग, राइट। अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट और सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, बट नोबडी एक्सेप्टेड एट दैट टाइम। उस समय किसी ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। और क्योंकि उस समय हमारा जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स था, ठीक है। लोग यही मानते थे कि अर्थ जो है पूरे यूनिवर्स के सेंटर में है, अब पूरा यूनिवर्स जो है अर्थ का परिक्रमा कर रहा है, पूरा यूनिवर्स अर्थ का परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग का मानना था। इसको कई रिलीजन में बड़ा एक सेक्रेड प्लेस दिया गया था, ठीक है। इस धारणा को बहुत ही एक सेक्रेड थॉट के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। कोपरनिकस वाज टोल्ड टिल लास्ट टाइम, अंतिम तक कोपरनिकस को बोला गया कि तुम ये बोलना छोड़ दो तो तुमको हम बख्श देंगे, लेकिन कोपरनिकस एक्सेप्ट नहीं किया एंड ही वाज हैंग्ड फॉर दिस, उसको फांसी लगा दिया गया। तो कहने का मतलब है किसी ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को कहना, किसी ऑब्जर्वर को बोलना कि नहीं तुम्हारा ऑब्जर्वेशन गलत है, ये वाइज नहीं होता है, ठीक है। और ये किसी ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन गलत होता भी नहीं है, वो जो ऑब्जर्व कर रहा है वही बोल रहा है। अब O2 ऑब्जर्व कर रहा है कि वेज रेस्ट पे है, तो O2 को ये कहना कि नहीं वेज तुम्हारा एक्सेलरेट कर रहा है, ही विल नेवर एग्री टू इट, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर ही नहीं रहा है, वो उसी को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप जो टर्म यहां लिखना चाहते हैं इसको इक्वालिटी बनाने के लिए, वो इसको आप इधर लिख दीजिए, ठीक है। तो इधर जब लिखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप फोर्स साइड को मॉडिफाई कर रहे हैं, आप फोर्स वाला साइड को मॉडिफाई कर रहे हैं। मतलब यहां पे कुछ टर्म है जो यहां मिसिंग है, तो उस टर्म को यहां ना लिख के हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको माइनस करके इधर लेके जा रहे हैं। माइनस करके जब इधर लेके जा रहे हैं तो यहां पे ये तो साइड फोर्स साइड है, ये फोर्स साइड है, तो वो टर्म को हम लोग कहते हैं सूडो फोर्स, वी कॉल इट सूडो फोर्स। वो फोर्स एक्चुअली कभी किसी बॉडी पे लगता नहीं है, वो फोर्स कभी भी किसी बॉडी पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है टू कंपेंसेट फॉर द डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। क्योंकि इनर्शियल ऑब्जर्वर और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन में फर्क है, उसी फर्क की वजह से न्यूटन सेकेंड लॉ जो है नॉन इनर्शियल के लिए होल्ड नहीं कर रहा है। तो उस डिफरेंस को कंपेंसेट करने के लिए, और वो कंपेंसेशन हम लोग जानबूझ के राइट हैंड साइड में ना करके लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, ठीक है। तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपेंसेशन टर्म है, उस कंपेंसेशन टर्म को सूडो फोर्स बोलते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो यहाँ पे आप लिख रहे हैं वो एक्चुअली इनर्शियल वाले इक्वेशन के राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करता है। अब मैंने एग्जांपल भी करवाया है इस पे आपको, मैंने इस पे आपको एग्जांपल भी करवाया है, ठीक है। तो कि कैसे ये हम लोग लिख के, हमने ये सवाल भी करवाया था, तो उसमें हमने दोनों तरीके से करवाया था कि इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, और फिर दिखाया था कि कैसे देखो दोनों इक्वेशन सेम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोगों ने जो है सूडो फोर्स वाले वीडियो में किया था, एक बार यू जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। नाइस वीडियो, ठीक है, उसको अच्छे से देखिए एक बार, है ना। नहीं समझ में आया तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, थ्रू ऑल द अवेलेबल मीन्स, ओके। तो यहाँ तक तो जो स्टोरी था थोड़ा सा सिंपलर था। सिंपलर ये था कि हम लोग जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर ले रहे थे वो लीनियरली एक्सेलरेटेड था, वो किसी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था, ठीक है। वो मतलब दो फ्रेम लिया था हमने, एक तो O1 से अटैच था और एक O2 से अटैच था। तो O2 वाला जो फ्रेम था वो O1 के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक अलग ही टाइप का नॉन इनर्शियल फ्रेम लेंगे, ठीक है, विच इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम। यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का नॉन इनर्शियल फ्रेम लेंगे, दैट इज यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम। ये देखिए, we are considering a uniformly rotating frame
And the nice example of uniformly rotating frame is Earth. Rotating frame is the one which is rotating. ऐसा frame attached to a body which is rotating. Frame attached to a body which is rotating with some angular velocity. And if that angular velocity is constant, अगर वो angular velocity constant होगा तो उस केस में I'll call it uniformly rotating frame. ठीक है, जैसा अर्थ है आपका, अर्थ का केस लीजिए. जैसे अर्थ क्या हो रहा है? अर्थ जो है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है. ये अर्थ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है. ओमेगा का वैल्यू क्या है? ये 24 घंटा में एक चक्कर घूम जाता है, 2 पाई रेडियन घूम जाता है. दिस इज 2 पाई अपॉन 24 आवर्स into 60 minutes into 60 second, which is गुना करेंगे तो ये आ जाएगा और ये कांस्टेंट है. तो अगर ये ओमेगा कांस्टेंट होगा तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्मली रोटेटिंग. सो एनी फ्रेम अटैच्ड टू अर्थ विल बी ए यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम. Any frame attached to the earth will be a uniformly rotating frame. उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम. ठीक है, अब देखिए क्योंकि अर्थ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम है तो उसके साथ जो फ्रेम अटैच्ड होगा वो भी यूनिफॉर्मली रोटेट करेगा. इस केस में अगर मान लो कोई बॉडी है, सपोज करो यहाँ पे, तो उस केस में ये बॉडी जो है, कोई भी बॉडी अर्थ पे रखेंगे, क्योंकि अर्थ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम है तो ये एक तरह से बॉडी एक्सीलरेट करेगा. जैसे कोई बॉडी रखते हैं आप, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका ये, चूंकि अर्थ का ये मोशन इनहेरिट करेगा तो एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा. सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि उसका वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा. अब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा तो एक तरह से वो एक्सीलरेटेड मोशन हो गया. तो कोई भी यूनिफॉर्मली रोटेटिंग में बॉडी रखते हैं, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम में रखते हैं तो बॉडी एक्सीलरेट करता है. इसी तरह से कोई भी फ्रेम यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम में अटैच करेंगे, कोई भी बंदा है, कोई भी ऑब्जर्वर इस यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम में रहेगा तो ऑब्जर्वर एक्सीलरेट कर रहा होगा. ठीक है, जैसे कोई बंदा है यहाँ पे, वो क्या है, वो भी एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा. और चूंकि वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा. उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा. ऐसे केस में ये बंदा एक्सीलरेट करेगा. से एनी ऑब्जर्वर हु इज lying in a uniformly rotating frame or uniformly rotating object will be a non-inertial observer. कोई भी ऑब्जर्वर जो यूनिफॉर्मली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे है या उस पे अटैच्ड है, ठीक है, तो वो एक तरह से एक्सीलरेटेड फ्रेम में ऑब्जर्वर कहलाएगा. समझ में आ रहा है आपको? हाउ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम. कैसे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है? कि यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम इज ऑलवेज ए एक्सीलरेटेड फ्रेम. वो फ्रेम हमेशा ही उसका जो एंगुलर उसका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा. तो इसलिए यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम इज ए एक्सीलरेटेड फ्रेम. हेंस इट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम. यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम इज ए and hence non-inertial. Hence non-inertial. इसलिए वो नॉन इनर्शियल कहलाएगा. ठीक है, फाइन. ठीक है, ओके. अब क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई बॉडी यहां है और इस बॉडी को ये ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम का ऑब्जर्वर है, इस O2 कह लो, और एक आध मान लो कोई ऑब्जर्वर है जो अर्थ के फ्रेम के बाहर है, अर्थ के ग्रेविटी से बाहर है, वो अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है. ठीक है,
वो अर्थ का किसी भी मोशन को इनहेरिट नहीं कर रहा है, ठीक है। वो मान लो सपोज को एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है, एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है। तो अब ये चूंकि इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इसको मान लो O1 है, O1 है। अब इनर्शियल ऑब्जर्वर मान लो इस मास को ऑब्जर्व कर रहा है, और एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर O2 जो है वो अर्थ के फ्रेम में है, और वो इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है। अब कौन सा ऑब्जर्वर अपने ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करते हुए कोरिलेट कर पाएगा? इनर्शियल वाला। इनर्शियल जो भी ऑब्जर्वेशन करेगा उसके लिए वो ये लिख पाएगा, इनर्शियल ऑब्जर्वर जो भी ऑब्जर्वेशन करेगा उसके लिए ये इक्वेशन वो लिख पाएगा, ठीक है। जबकि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जो रोटेटिंग फ्रेम वाला ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वेशन करेगा उसको कभी भी फोर्स के साथ कोरिलेट नहीं कर पाएगा, ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, ये होल्ड नहीं करेगा। अब आप कहेंगे पहले तो हम लोग अर्थ को इनर्शियल ही मान रहे थे, तो आगे देखेंगे कि अर्थ को इनर्शियल मानने से क्यों ज्यादा इशू नहीं आता है, ठीक है। ये हम आपको इन जनरल बता रहे हैं, अर्थ के पर्सपेक्टिव नहीं बता रहे हैं आपको। इन जनरल किसी भी रोटेटिंग फ्रेम में ये चीज बता रहे हैं। अब अर्थ के केस में क्यों हम लोग इनर्शियल मान लेते थे और मानने से क्यों ज्यादा दिक्कत नहीं आता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। एक्सप्रेशन एक बार आ जाए ना सूडो फोर्स का तो समझ में आ जाएगा कि सूडो फोर्स का एक्सप्रेशन से क्लियर हो जाएगा क्यों अर्थ को जबरदस्ती जब इनर्शियल मान लेते थे तो क्यों ज़्यादा इशू नहीं आता था, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि कोई भी रोटेटिंग फ्रेम में, ये मान लो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में है, वो जो ऑब्जर्वेशन करेगा उसको कभी भी फोर्स के साथ कोरिलेट नहीं कर पाएगा। वेयरएज जो इनर्शियल ऑब्जर्वर है वो जो ऑब्जर्व कर रहा उसके लिए ये इक्वेशन लिख पाएगा वो, ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके लिए ये इक्वेशन लिख पाएगा। ऐसा इसलिए है कि बहुत सारा चीज जो ऑब्जर्वर O2 जो है और जो ऑब्जर्वर O1 है उनके ऑब्जर्वेशन में कुछ डिफरेंसेस होगा। जैसे मान लो हम लोग ये बॉडी मान लो अर्थ पे है, सपोज ये बॉडी है। अब ये बॉडी मान लो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो O2 क्या देखेगा? O2 उसको रुका हुआ देखेगा। Whereas O1 क्या देखेगा? O1 क्या देख रहा है? O1 देख रहा है कि अर्थ घूम रहा है और उसके साथ साथ ये बॉडी भी घूम रहा है, ये बॉडी भी घूम रहा है, नहीं। और जैसे कोई बॉडी रेस्ट पे अर्थ पे रखा हुआ है तो हम लोग नॉन इनर्शियल, हम लोग अर्थ के फ्रेम में अटैच्ड हैं, रोटेटिंग फ्रेम के ऑब्जर्वर हैं, तो हम क्या देखेंगे? बॉडी रेस्ट पे है। जबकि O1 जो कि अर्थ से बाहर है वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि अर्थ घूम रहा है और साथ साथ जो बॉडी रखा है वो भी एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, वो भी एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो ऑब्जर्वेशन डिफरेंस हो गया ना। ये बॉडी जो यहाँ रखा हुआ है अर्थ के ऊपर उसको O2 रेस्ट पे पा रहा है और ये O1 जो है उसको ऐसे घूमता हुआ देख रहा है। तो रोटेटिंग फ्रेम का ऑब्जर्वर और जो इनर्शियल ऑब्जर्वर होता है उनके ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस होता है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन एक साथ होल्ड नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये आप इक्वेशन फिर भी लिखना चाहते हैं, अगर फिर भी आप एक रोटेटिंग फ्रेम के ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ कोरिलेट करना चाहते हैं, अगर एक रोटेटिंग फ्रेम के ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ कोरिलेट करना चाहते हैं, उस केस में आपको एक कंपेंसेशन टर्म यहां करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सूडो फोर्स का टर्म लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे एक सूडो फोर्स का, अगर इफ यू वांट टू मेक इट इक्वालिटी, if you want to make it equality then you have to write pseudo force। अच्छा, ये जो pseudo force यहां होता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसको हम लोग डिराइव भी करेंगे। दिस pseudo force term is basically m and the next term is ठीक है, ये सूडो फोर्स का टर्म जो होगा वो ये हो जाएगा। अब ये हम लोग देखेंगे कैसे आएगा, ये देखेंगे कैसे आएगा, ठीक है। मतलब अगर आप किसी रोटेटिंग फ्रेम के ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ कोरिलेट करना चाहते हैं, अगर किसी रोटेटिंग फ्रेम के
ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ कोरिलेट करना चाहते हैं, तो जस्ट लाइक आप पहले सूडो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में लिख के इसको इक्वालिटी बनाते थे, यहाँ भी हम लोग सूडो फोर्स लिख के इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे। ये सूडो फोर्स में वही सब टर्म होंगे जो यहाँ है और यहाँ से मिसिंग है, ठीक है। अब देखिए ये ओमेगा वाले टर्म्स है, जो बाहर का ऑब्जर्वर होगा वो अर्थ को, अर्थ के अंदर ये ओमेगा देखेगा, और ये O2 जो है ये ओमेगा नहीं देखेगा। तो वो सारे टर्म जो यहाँ पे लाई कर रहे हो, यहाँ से मिसिंग है, वही टर्म लोग यहाँ जाकर सूडो फोर्स के फॉर्म में लिख देते हैं। और वो सूडो फोर्स रोटेटिंग फ्रेम के केस में, अगर आप किसी रोटेटिंग फ्रेम के ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ कोरिलेट करना चाहते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल रियल फोर्सेज, जितने भी रियल फोर्सेज यहाँ लग रहे हैं, उसके अलावे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, और वो सूडो फोर्स ये हो जाएगा, वो सूडो फोर्स ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये सूडो फोर्स का जो ये टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसको बोलते हैं हम लोग कोरियोलिस फोर्स। सो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसको बोलते हैं हम लोग कोरियोलिस फोर्स। अब ये टर्म कहां से आ रहा है, ये इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे ये टर्म कहां से निकल के आ रहा है, ये टर्म क्यों यही लिखते हैं, मतलब यही सूडो फोर्स क्यों लिखा जाता है, सूडो फोर्स का एक्सप्रेशन ये कहां से आ रहा है, ये हम लोग देखा जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं, ठीक है, कि ये टर्म कहां से इमर्ज कर रहा है। So we will see the derivation of this centrifugal and Coriolis force, from where this is emerging, ठीक है, in the next video. Thank you very much.